Hello everyone, welcome again. This is class number second of ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी की फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था कि ओशियनोग्राफी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके बाद हमने फिर कुछ वाटर बॉडीज़ के बारे में बताया था। आज की क्लास में बेसिकली हम ओशियन बॉटम टोपोग्राफी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी टोपोग्राफी ओशियन में पाई जाती हैं। तो लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर सिग्निफिकेंस बता देते हैं कि हम क्यों पढ़ते हैं ओशियन बॉटम टोपोग्राफी के बारे में या ओशियंस के बारे में क्यों पढ़ा जाता है। क्योंकि जो 2% रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं कहाँ पर, ओशियंस में। मोर देन 2% रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन ओशियन, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हुए या फिर मैरीन डिपॉजिट्स। हम आगे पढ़ेंगे मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। तो 2% से ज़्यादा रिसोर्सेज हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ओशियंस में। एंड 1/3 जो वर्ल्ड की स्पीसीज हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, ओशियंस के अंदर। ओशियंस आर ऑल्सो मॉडर्निंग मोस्ट ऑफ द सिटीज़। अगर आप देखोगे जितने भी डेवलप्ड सिटीज़ हैं या मॉडर्न सिटीज़ हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं ओशियंस के किनारे। जैसे आप मुंबई की बात कर लीजिए, मुंबई, या आप चेन्नई की बात कर लीजिए। इंडिया के पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता, ये शहर कहाँ पर है, ये तीनों शहर किसके पास है, ये ओशियंस या वाटर बॉडीज़ के किनारे हैं। या दुनिया के कोई और भी देश देख लीजिए जो डेवलप्ड हैं, वो कहाँ पाए जाएंगे, वो ओशियंस के पास ही पाए जाएंगे। वेरियस मिनरल्स एंड रिसोर्सेज आर फाउंड इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ जिंक। अब कौन कौन से मिनरल्स और रिसोर्सेज पाए जाते हैं ओशियंस के अंदर, जिसमें जिंक है, कॉपर है, गोल्ड है, जिरकोनाइट है, जिरकोनियम है, ईटीसी। ये कहाँ पाए जाते हैं, ओशियंस के अंदर पाए जाते हैं। मैनी ऑफ द नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स आर डेवलपिंग इनसाइड द ओशियन। देखिए जो ये बंदरगाह वगैरह हैं ये भी कहाँ देखने को मिलते हैं, ये भी ओशियंस के आसपास देखने को मिलते हैं। इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ ओशियन करंट्स। अब ओशियंस किसका सोर्स है, ओशियन करंट्स का, वेव्स का, टाइड्स का। यहाँ पर क्या है, तरंगे, ज्वार भाटा, ठीक है, ये देखने को मिलते हैं। इट इज़ द रिच डाइवर्सिटी ऑफ कोरल रीफ्स। यहाँ पर कोरल रीफ्स देखने को मिलती है, प्रवाल भित्ति देखने को मिलती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फादर ऑफ ओशियनोग्राफी कौन है, H.A. मार्मर हैं, ठीक है, H.A. मार्मर नाम याद रखना है। एंड पॉपुलेस्ट मोस्ट एक्सेप्टेबल एक्सपीडिशन, कौन सा इनका एक्सपीडिशन था, चैलेंजर एक्सपीडिशन था, ठीक है, चैलेंजर एक्सपीडिशन। तो याद रखना है H.A. मार्मर मॉडर्न फादर ऑफ ओशियनोग्राफी किसके लिए जाने जाते हैं, चैलेंजर एक्सपीडिशन के लिए जाने जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे। सिग्निफिकेंस क्या है, ओशियन बॉटम टोपोग्राफी हम क्यों पढ़ेंगे, इससे पहले हमने कुछ बेसिक यहाँ पर फैक्ट्स आपको बताए हैं। अब देख लेते हैं ओशियनोग्राफी क्या है। ओशियनोग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, ओशियनोग्राफी इज द साइंस ऑफ सी, ठीक है। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सी के बारे में या फिर ओशियंस के बारे में, ठीक है, वाटर बॉडीज के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाएगा। विच प्राइमरली स्टडी द फॉर्म एंड बेसिन्स ऑफ ओशियंस एंड द डायनेमिक्स ऑफ द ओशियन वाटर विच अफेक्ट मैरीन लाइफ डायरेक्टली एंड ह्यूमन लाइफ इनडायरेक्टली, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ओशियंस के बारे में, सी के बारे में, इनकी फॉर्म्स के बारे में, ठीक है, और कैसे अफेक्ट करती है मैरीन लाइफ को डायरेक्टली, और ह्यूमन की लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है इनडायरेक्टली, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ओशियनोग्राफी में इन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर एक डायग्राम है, ये ध्यान से देखना है। देखिए ये कौन सा एरिया है, ये कॉन्टिनेंटल एरिया है। देन इसके बाद ये कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन। देन इसके बाद बीच स्टार्ट हो जाता है, जो बीच पर आप घूमने जाते हो, ठीक है, ये बीच स्टार्ट हो जाता है। देन यहाँ से क्या है, ओशियन वाटर है, ओशियन वाटर है। यहाँ पर बैंक होता है, ये किनारा होता है, ठीक है, ये किनारा होता है, ये बीच होता है। इसके बाद स्टार्ट होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देन इसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप सॉरी, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल राइज, ये उठा हुआ भाग होता है कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। कॉन्टिनेंटल राइज क्या है, उठा हुआ भाग है। फिर क्या है यहाँ पर
ये एबिसल प्लेन देखने को मिलेगा, जैसे हम प्लेन मिलता है कहाँ पर, लैंड पर मिलता है, देखने को मिलता है, ऐसे ही ओशियन के अंदर प्लेन देखने को मिलता है। फिर ये गहरा जो पार्ट है ये ट्रेंच है, और जो डीपेस्ट पॉइंट है इसको डीप बोलते हैं, ओशियनिक डीप। एंड ये फिर माउंटेन की चेन है, ये मिड ओशियनिक रिज है। इसके बाद गियोट, हमने ये प्रीवियस क्लास में भी बताया था, ये क्या है, फ्लैट टॉप होता है, इसका फ्लैट टॉप होता है। ये क्या है, एक तरह से प्लेट्यू टाइप है, ठीक है। ये सी माउंट है, यहाँ पर सी माउंट है, तो ये क्या है, मिड ओशियनिक रिज है, ये सी माउंट है, ये गियोट्स है। तो ये कुछ यहाँ पर स्थलाकृति हैं जो ओशियन के अंदर पाई जाती हैं। अब इनको वन बाय वन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात की जाए तो एक तरह से देखिए, इसमें नाम है कॉन्टिनेंटल, ठीक है। इसमें ओशियनिक शेल्फ क्यों नहीं दिया, जब ये ओशियन के अंदर है, ओशियनिक शेल्फ क्यों नहीं बोला गया इसको, क्यों कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला गया, क्योंकि ये पार्ट एक तरह से होता है किसका, कॉन्टिनेंट का, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम भी देखोगे, ये वाला पार्ट किसका है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पार्ट है, कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है उसका पार्ट है। अब यहाँ पर क्या है, लेकिन ये पानी के अंदर है, तो लेकिन पार्ट तो किसका है, कॉन्टिनेंट का, इसीलिए इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, ओशियनिक शेल्फ नहीं बोलते, ठीक है। दे आर द एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ये किसका एक्सटेंशन होता है, कॉन्टिनेंट्स का ही एक्सटेंशन होता है। एवरेज डेप्थ इसकी 100 फैदम है। अब एक फैदम में कितने फिट बताया था हमने, 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट, ठीक है। एक फैदम में कितना फिट बताया था, 6 फीट बताया था, तो कितने फिट हो जाएगा, 600, एवरेज डेप्थ कितनी हो जाएगी, 600 फीट हो जाएगी। जेंटल स्लोप देखें, एवरेज स्लोप 1 से 3 डिग्री तक इसका पाया जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। ये कितना, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसका जो ढलान है 1 डिग्री से 3 डिग्री पाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये सबमर्ज्ड होता है, सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन formed either submergence of the coast and due to eustatic change in the water, ठीक है। देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, इसके लिए अलग अलग वैसे थ्योरी दी गई हैं। ये टेक्टोनिक नेचर से भी बन सकता है, या सबमर्ज्ड पार्ट होता है किसका, कोस्टल प्लेन का। सबमर्ज्ड पार्ट मतलब डूबा हुआ पार्ट, किसका, कोस्टल प्लेन का डूबा हुआ पार्ट हो सकता है, या फिर यहाँ पर पानी का लेवल क्या है, चेंज हुआ है, उसकी वजह से भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन जाते हैं, ठीक है। और विस्तार से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और विस्तार से बताया गया है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे बनते हैं। ये टेक्टोनिक नेचर के भी होते हैं। इट इज टेक्टोनिक इन नेचर रिलेटेड विद द लिथोस्फेरिक मूवमेंट, मीन्स प्लेट का जो मूवमेंट होता है, प्लेट के मूवमेंट की वजह से भी इनका निर्माण होता है। एंड फॉर्म्स ड्यू टू सबमर्जेंस और इमरजेंस ऑफ कोस्टल एरिया, तो इनका निर्माण कैसे हो सकता है, सबमर्जेंस की वजह से या इमरजेंस, ठीक है। सबमर्जेंस का मतलब होता है डूबा हुआ, इमरजेंस का मतलब हुआ होता है उठा हुआ, ठीक है। सबमर्जेंस कैसे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बिकम्स नैरो, जहाँ पर क्या है, जब ये बनते हैं फॉर्म्स ड्यू टू सबमर्जेंस एंड इमरजेंस ऑफ कोस्टल एरिया। अगर कोस्टल एरिया नीचे की तरफ डूब गया तो यहाँ पर कैसा होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ नैरो होगा, और जहाँ पर उठेगा कोस्टल ये एरिया तो वहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसा मिलेगा, वाइडर मिलेगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट भी याद रखने हैं। एवरेज डेप्थ कितनी होती है शेल्फ की, ये हमने बताया 100 फैदम, जिसको 600 फीट भी बोल सकते हैं। सो इट इज कम्स अंडर फोर्टिक जोन। अब फोर्टिक जोन क्या होता है, देखिए ये ओशियन है, अब यहाँ पर क्या है, ये ओशियन है, इसको मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सन की रेज पड़ रही हैं, ये सूर्य है, सन की रेज पड़ रही हैं। अब सन की रेज पड़ी तो जहाँ पर सन की लाइट जा सकती है, ठीक है, सन की लाइट यहाँ तक गई, मान लीजिए 100 फीट तक चली गई, तो इसको बोला जाता है फोर्टिक जोन। जहाँ तक सन रेज डायरेक्टली इजिली पहुँच जाए उसको बोलते हैं फोर्टिक जोन। इस फोर्टिक जोन में क्या है, बायोडाइवर्सिटी भी रिच होगी, क्योंकि सीधी सी बात है, सनलाइट जाएगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो यहाँ पर प्लांट्स वगैरह देखने को मिलेंगे।
अब प्लांट्स वगैरह देखने को मिलेंगे तो सीधी सी बात है, जो जू प्लांक्टन है और एनिमल्स वगैरह वो क्या है, पौधों को खाएंगे। ठीक है, तो अब छोटी मछलियां हैं, इनको बड़ी मछलियां खाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर बायोडायवर्सिटी रिच पाई जाती है। किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से। ठीक है, यहाँ इसको बोला जाता है फोटिक जोन। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये पॉइंट याद रखने हैं। तो एवरेज डेप्थ का पता लगा, फोटिक जोन का पता लगा, एंड इसके बाद एवरेज विड्थ कितनी होती है इसकी? 48 किलोमीटर, लेकिन कहीं कहीं पर ये 200 किलोमीटर भी देखने को मिल जाती है। सेफर्ड ने एवरेज डेप्थ कितनी मानी है? 67 किलोमीटर मानी है। तो ध्यान रखना है, एवरेज विथ डेप्थ नहीं, सॉरी, एवरेज विथ सेल्फ की कितनी है चौड़ाई? ये है 48 किलोमीटर, कहीं कहीं पर ये 200 किलोमीटर भी देखने को मिल जाती है, और शेफर्ड ने 67 किलोमीटर माना है इसकी विथ को। जहां पर फोल्ड माउंटेन है वहां पर सेल्फ क्या है? नैरोअर होता है, एंड जहां पर प्लेन एरिया है वहां पर क्या है? ज्यादा एरिया में फैला हुआ होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन है, जैसे एंडीज, रॉकीज है। यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, ये किनारा है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, तो यहाँ पर कैसा होगा? नैरो होगा, क्योंकि ये माउंटेन आ गया ना। अगर माउंटेन नहीं होता, प्लेन एरिया होता, तो ये क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ होता। तो ये पॉइंट याद रखना है, जहां फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेंगे वहां सेल्फ क्या होगा? नैरो होगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसा होगा? नैरो होगा। एग्जाम्पल के लिए एंडीज और रॉकीज के आसपास जो आपका सी है, कौन सा? पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर इसकी सेल्फ क्या है? कम देखने को मिलती है। सेल्फ कवर्स 8.6% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द ओशियन। तो याद रखना है, डायरेक्ट फैक्चुअल भी पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो सेल्फ कितना एरिया कवर करता है? 8.6%। कितना? 8.6%। एंड इसकी स्टीपनेस हमने बताई है, 1 डिग्री से 3 डिग्री तक इसका स्लोप होता है। एंड इसकी विथ भी बताई है, कितनी बताई है? 48, और शेफर्ड ने इसको कितना माना है? 67 किलोमीटर माना है। एवरेज कितनी देखी गई? 48 किलोमीटर। ध्यान रखना है, कहीं कहीं पर 200 किलोमीटर भी देखने को मिल जाती है। वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये वाइडर अलोंग द कोस्ट ऑफ साइबेरिया, कहां पर देखने को मिलती है? वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर्कटिक जो ओशियन है वहां पर, साइबेरिया की जो कोस्ट है वहां पर ये वाइडर कोस्ट देखने को मिलती है, वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट याद रखने कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। तो क्या क्या पॉइंट है एक बार स्पीड से बता देते हैं। पहला पॉइंट याद रखना, एवरेज डेप्थ 100 फैदम मीन्स 600 फीट, स्लोप 1 डिग्री से 3 डिग्री। इसके बाद कौन कौन से नेचर का होता है? ये सबमर्जेंस से भी बन सकता है, इमर्जेंस से भी, ये टेक्टोनिक नेचर भी होता है। ये सब हम अभी बताने वाले हैं आपको वैसे डिटेल में। तो यहाँ पर फिर इसकी बायोडाइवर्सिटी कहाँ रिच मिलेगी? यहाँ फोटिक जोन है। एवरेज भी 48 किलोमीटर, शेफर्ड ने 67 बताई, कहीं कहीं पर 200 किलोमीटर भी देखने को मिलती है। जहाँ फोल्ड माउंटेन है वहाँ पर सेल्फ क्या है? नैरोअर है, और जहाँ पर प्लेन एरिया है वहाँ पर वाइडेस्ट है। सेल्फ कवर करती है 8.6% एरिया ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द ओशियन। एंड डिग्री हमने ये बताया कितना स्लोप होता है, 1 डिग्री से 3 डिग्री। वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ साइबेरिया में पाई जाती है, कोस्ट ऑफ साइबेरिया कहाँ पर? आर्कटिक ओशियन में। अब इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का सिग्निफिकेंस क्या क्या है। बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है नो डाउट, जैसा कि हमने बताया फोटिक जोन होता है, सनरेज आती हैं, ठीक है, प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर क्या है? रिच होती है। पेट्रोलियम यहाँ पर देखने को मिलता है, नेचुरल गैस देखने को मिलती है, मिनरल्स देखने को मिलते हैं, सी फ्लड्स देखने को मिलती है, मैरीन रिसोर्सेज यहाँ पर मिलेंगे, फिशिंग यहाँ पर होगी, एंड प्लांक्टन्स यहाँ का ग्रोथ यहाँ पर होगा। ठीक है, जू प्लांक्टन हो या फाइटोप्लांक्टन, दोनों यहाँ देखने को मिलते हैं। वाइडर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ग्रेटर द चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैंक्स। जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? वाइडर होगी, चौड़ी होगी, वहां पर क्या है? बैंक्स के बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, विच आर फॉर्मिंग ड्यू टू अपलिफ्टमेंट मेड बाय द सेडिमेंट्स ऑफ द रिवर। ठीक है,
तो कैसे बनते हैं? जो सेडिमेंट जमा करती है रिवर उसके अपलिफ्टमेंट की वजह से। एंड सच शैलोअर रीजन आर गेटिंग हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट, सो मच ऑफ द प्लैंक्टन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फिशिंग। तो इसी जगह पर क्या है, मछलियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। सीधी सी बात है, रिवर आकर कहाँ गिरी? ओशियंस में। ओशियंस में गिरेंगी तो सेडिमेंट भी लाएंगे। ये क्या है? ओशियन है। अब ओशियन है, यहाँ पर सेडिमेंट भी जमा किया, सेडिमेंट जमा करेंगी तो यहाँ पर क्या है? किनारा बनेगा। किनारा बनेगा तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, सनलाइट होगी, तो यहाँ पर क्या है? जो मछलियाँ हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। क्यों देखने को मिलती हैं? ऑक्सीजन भी है, सनलाइट भी है, फिर यहाँ पर प्लैंक्टन देखने को मिलेंगे और मछलियाँ यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती हैं। बैंक्स जो होते हैं वो क्या है? सेकेंडरी फीचर है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ही। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। बैंक्स क्या है? जो किनारा है वो क्या है? सेकेंडरी फीचर है। बैंक्स आर द सेकेंडरी फीचर ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्लियर? तो ये था कुछ कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। सोल्स की बात करें, ये डिपोजिशनल फीचर है। ठीक है, डिपोजिशनल मतलब यहाँ पर जो डिपोजिशन की वजह से बनता है। किसकी वजह से? डिपोजिशन की। इट इज हाईली एलिवेटेड रीजन समटाइम्स टचेज द सी लेवल एंड हजार्डियस फॉर माइग्रेशन फाउंड एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब देखिए सोल क्या होता है, डायग्राम में था, देखते हैं डायग्राम हमने जो दिखाया था। यहाँ पर ये बीच है, किनारे हैं, ये बैंक है। ठीक है, एक तरह से ये क्या है? कभी कभी जो यहाँ पर सोल है ये क्या है? टचेस करता है। जो सी लेवल है, ये सी लेवल है, इसको टच करता है, कभी कभी इससे इस तरह से निकल जाता है। तो फिर ये क्या है? यहाँ पर जो शिप होते हैं, शिप का टकराने के चांसेस हो जाते हैं, तो हजार्डियस ये रहता है। ठीक है, ये सोल के बारे में है। सोल भी क्या है? एक तरह से सेकेंडरी फीचर ही है। और बनता कैसे है? डिपोजिशन की वजह से, सेडिमेंट जमा करने की वजह से, सेकेंडरी फीचर है। बैंक और सोल ये ध्यान रखना है, सेकेंडरी फीचर्स हैं। अब देखते हैं कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स किसकी वजह से बनते हैं? कोरल की वजह से। कोरल एक क्या है? एनिमल है। ठीक है, कोरल क्या है? एक एनिमल है। जब इसकी डेथ हो जाती है तो कैल्शियस जो डिपॉजिट्स हैं वो क्या है? इसकी मृत्यु के बाद वो जमा होने लग जाते हैं। ठीक है, एक परत बनती चली जाती है, परत बनती चली जाती है, तो कैसी बन जाती है? वो रीफ बन जाती है। ठीक है, इसको प्रवाल भित्ति बोला जाता है। वेयर द साल्ट्स ऑफ CaCO3 बिकम्स लिथिफाइड, तो ये एक तरह से जमा होता रहता है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं कोरल रीफ्स का। अब है सबमरीन कैनियन, ये एक अलग टॉपिक है, ये हम अलग से पढ़ाएंगे अलग क्लास में, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में ये आपको पढ़ाया जाएगा सबमरीन कैनियन। यहाँ पर एक इसका बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सबमरीन कैनियन क्या होती है? नैरो एंड डीपेस्ट वैली लाइक स्ट्रक्चर लोकेटिंग ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ फॉर्मिंग ड्यू टू द फ्लो ऑफ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द शेल्फ एंड स्क्रूटिंग आउट द मटेरियल एंड फॉर्मिंग डीपर वैली। एक तरह से क्या है? यहाँ पर पानी का तेज बहाव आता है और वर्टिकल इरोजन कर देता है, वर्टिकल इरोजन कर देता है, उससे क्या है? सबमरीन कैनियन बन जाते हैं। ये अलग, इसके लिए अलग हमने क्लास एक रखी है, उस क्लास में बताएंगे कि कैसे ये, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है तो इसमें क्या है? एक इरोजनल वर्टिकली इरोजन होता है, तो ये किसका रूप ले लेता है? सबमरीन कैनियन का। तो ये हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। इस पर थ्योरीज भी हैं, थ्योरीज भी बताई जाएंगी, कहाँ से क्वेश्चन लगते हैं, कौन सी थ्योरी से, वो भी बताया जाएगा। तो तब तक अगली क्लास के लिए पेशेंस बनाकर भी रखना। इस क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, जितने भी ओशियन के फीचर्स हैं उनके बारे में। अब क्वेश्चन उठता है, डिस्कस द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन डिटेल्स। ठीक है, इस तरह से ये क्या है? मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्वेश्चन की हेल्प से ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। कॉन्टिनेंटल मार्जिन एरिया आर सबमर्ज्ड अंडर ओशियन और सी वाटर विद एवरेज डेप्थ ऑफ 100 फैथम। ये फैक्ट याद रखना, 100 फैथम। स्लोप 1 डिग्री से 3 डिग्री टूवर्ड्स द सी और ओशियन आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक तरह से कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है जो कि ओशियन के अंदर सबमर्ज हो जाता है, वो पानी के अंदर दिखाई देता है, जिसकी एवरेज
डेप्थ कितनी होती है 100 फैदम 600 फीट, और जेंटल स्लोप कितना होता है 1 डिग्री से 3 डिग्री, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देयर आर डिफरेंट व्यूज बाय सेवरल अथॉरिटी टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब इसको लेकर अलग अलग व्यूज हैं, ठीक है, कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में अलग अलग बताया गया। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ को समझाने का प्रयास किया है। तो ये एक तरह से किसका पार्ट है, कॉन्टिनेंट प्लेट का ही है। ये वाला पार्ट जो होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। देन इसके बाद एक तीव्र ढलान आता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप इसको बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर प्लेन आता है, ये राइज आता है, कॉन्टिनेंटल राइज। फिर प्लेन आता है, एबिसल प्लेन। ये आगे आगे हम अभी बताएंगे। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर द रिजल्ट ऑफ मैरीन इरोजन एंड फ्लोवियल डिपॉजिट्स। पहला पॉइंट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे बने, मैरीन इरोजन और फ्लोवियल डिपॉजिट्स की वजह से। ऐसा माना जाता है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है बेसिकली द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म। ये हमने बताया किसका पार्ट है, कॉन्टिनेंट प्लेट का ही है। जो मैरीन वेव्स और करंट्स है वो क्या है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन को इरोड कर देते हैं, ठीक है, उसमें क्या है इरोजन करते हैं। एंड दस फॉर्म एक्सटेंसिव प्लेटफॉर्म विच रिसीव डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट बोट डाउन बाय द सी वेव्स एंड रिवर्स। जो सेडिमेंट रिवर्स और किसके द्वारा लाया जाता है, सी वेव्स के द्वारा। अब देखिए ये क्या है, एक तरह से ये वाला पार्ट जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ पानी है। अब यहाँ पर क्या है, जो रिवर्स, यहाँ पर रिवर्स फ्लो करके गिरती हैं समुद्र में। अब सेडिमेंट जमा कर देती हैं, सेडिमेंट जमा कर देती हैं, या फिर जो वेव्स आती हैं सी वेव्स वो भी सेडिमेंट लाती हैं और यहाँ पर जमा कर देती हैं। तो इसकी वजह से ही निर्माण हुआ किसका, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। दीज सेडिमेंट्स आर कंटिन्यूअसली कंसोलिडेटेड अंडर सी वाटर एंड अल्टीमेटली एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर फॉर्म्ड। पहला पॉइंट तो यही है, किसकी वजह से, मैरीन इरोजन और फ्लूवियल डिपॉजिट्स की वजह से ये बनते हैं। समझ आया होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे बनते हैं। एक्सटेंडेड पार्ट है कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म का, मैरीन वेव्स और करंट्स इरोड करती हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन को, यहाँ पर डिपोजिशन होता है, सेडिमेंट जो कि सी वेव्स और रिवर्स लाती हैं जमा होता है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन जाता है। पहला पॉइंट ये। सेकंड, टेक्टोनिकली बताने का प्रयास किया, टेक्टोनिकली फॉर्म्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। टेक्टोनिकली मतलब मूवमेंट होता है, मूवमेंट की वजह से, जो प्लेट में मूवमेंट होता है, प्लेट में फोल्ड होते हैं, उनकी वजह से बताने का प्रयास किया गया। समटाइम्स पैरेलल फोल्ड्स आर क्रिएटेड इन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। दिस इवेंट causes subsidence of marginal land area and consequent submergence under sea water. Such submerged land area becomes continental shelf. तो इन्होंने सिंपली बोला है कि क्या है, पैरेलल फोल्ट देखने को मिल जाता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन में, और कुछ पार्ट इसका कहाँ चला जाता है, सबसिडेंस मतलब नीचे चला जाता है, कहाँ पर, और डूब जाता है किसके अंदर, सबमर्ज हो जाता है सी वाटर के अंदर। उसी को नाम दिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, ठीक है। पहले में इरोजन और डिपोजिशन की फ्लोवियल डिपॉजिट की वजह से बताया, सेकंड में फोल्ट की वजह से पैरेलल फोल्ट आता है, और जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है वो सबमर्ज हो जाता है कहाँ, ओशियंस में, इसकी वजह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ का रूप लेता है। थर्ड पॉइंट में बोला है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ बाय ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। तीसरा पॉइंट बताया है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी की वजह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ओरिजिन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, यहाँ से पूछ भी लिया जाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर फॉर्म्ड थ्रू मैरीन इरोजन ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन व्हेन देयर इज नेगेटिव चेंज इन सी लेवल, ठीक है। जब सी लेवल यहाँ पर फॉल हुआ आइदर बाय ड्यूरिंग द आइस एज और ड्यू टू सबसिडेंस ऑफ ओशियन फ्लोर्स। अब देखिए यहाँ पर बोला गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे बने, यहाँ पर मैरीन इरोजन हुआ, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन में, और जो सी लेवल है वो डाउन हुआ, या तो आइस एज की वजह से, सी लेवल किसकी वजह से, आइस एज की, मतलब यहाँ पर बर्फ ही बर्फ देखने को मिली, या फिर ओशियन फ्लोर का सबसिडेंस हुआ, इसकी वजह से सी लेवल डाउन हुआ। दिल्ली के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू RA दिल्ली, द सी लेवल फेल बाय 38 फैदम। जो सी लेवल डिक्रीज हुआ था वो कितना, 38 फैदम
क्या है, डाउन हुआ। 38 फैदम को मल्टीप्लाई कर दीजिए 38 को 6 से, तो यहाँ पर 228 फीट बताया किसने, दिल्ली ने, कि 228 फीट वाटर लेवल, सी लेवल डाउन हुआ। ठीक है, कब, प्लीस्टोसीन आइस एज के दौरान, विद द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन विच आर प्रीवियसली सबमर्ज्ड बिकम फ्री फ्रॉम सी वाटर। तो यहाँ पर जो सबमर्ज्ड पार्ट है वहां पर सी लेवल क्या है, डाउन हो गया। These exposed land areas were glacially eroded and extensive platform were formed। ठीक है, यहाँ पर जो आइस एज है, यहाँ पर ग्लेशियर की वजह से ये एरिया जो था इरोड हो गया और यहाँ पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया ड्यू टू डी ग्लेशिएशन। अब जब डी ग्लेशिएशन हुआ तो सीधी सी बात है, ग्लेशियर मेल्ट हुए तो सी लेवल फिर से बढ़ गया, सी लेवल बढ़ा एंड दीज प्लेटफॉर्म्स वर सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर। ठीक है, अब ये जो एरिया है पानी के अंदर सबमर्ज हो गया एंड 10 एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स वर फॉर्म्ड। सिंपली सी बात है, इस थ्योरी में क्या बोला गया है, जो ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी थी कि पहले यहाँ पर क्या है, आइस एज की वजह से क्या है, आइस हुई। ठीक है, हर जगह आइस हुई तो सी लेवल क्या है, डाउन हो गया, सी लेवल क्या है, डाउन हो गया। दिल्ली ने कितना बताया, दिल्ली ने यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर भी दिया 38 फैदम। ठीक है, 228 फीट डाउन हुआ। अब डाउन हुआ तो जो इरोड हुआ ग्लेशियर की वजह से वो एरिया क्या है, सबमर्ज्ड हो गया, मतलब ओशियन की तरफ सबमर्ज हो गया। अब देन इसके बाद डी ग्लेशिएशन फेज हुआ तो यहाँ पर फिर से ग्लेशियर मेल्ट हुआ तो पानी का लेवल बढ़ा तो जो एरिया डूबा हुआ था वो क्या है, पानी के अंदर आ गया। अब इसके बाद क्या है, इसने किसका रूप लिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। तो ये ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी से भी मानते हैं, टेक्टोनिकली भी मानते हैं एंड यहाँ पर इरोजन, मैरीन इरोजन और फ्लोवियल डिपॉजिट से भी मानते हैं। ठीक है, दिल्ली का नाम याद रखना है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी में। एंड फोर्थ वन है द सबमर्जेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन due to tilting of land towards the sea resulting into the formation of continental shelf. This process also leads to the extension of existing continental shelf. यहाँ पर मानते हैं कि इसमें फोर्थ में कि जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है वो सबमर्जेंट हो गया, टिल्ट हो गया। ठीक है, जो लैंड थी वो टिल्ट हो गई किसकी तरफ, सी की तरफ, और इसने किसका रूप लिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। तो ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट याद रखना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, अलग अलग पॉइंट बताए गए हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ये चारों ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड इंडिया, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ का इंडिया के साथ जो डेटा है वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो ईस्टर्न कोस्ट की है वो कितनी है, 50 किलोमीटर वाइड है एंड जो वेस्टर्न कोस्ट की कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो 150 किलोमीटर वाइड है। तो ये डेटा याद रखना है, ईस्टर्न कोस्ट की कितनी है 50 किलोमीटर एंड वेस्टर्न कोस्ट की कितनी है 150 किलोमीटर वाइड है। द शेल्फ्स आर नैरो ऑफ द माउथ्स ऑफ द गंगा, जो शेल्फ है, जो गंगा का माउथ है या महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स का, इनका कितना है, नैरो है, 30 से 35 किलोमीटर वाइड है। बट द वाइडर ऑफ, लेकिन यहाँ पर चौड़ा है कहाँ पर, जहाँ एस्चुरी बनती है नर्मदा, तापी और माही रिवर की, इधर की तरफ क्या है, वाइडर है। ठीक है, ध्यान रखना, वेस्टर्न कोस्ट पर वाइड है, ईस्टर्न कोस्ट पर नैरो है। द एवरेज स्लोप ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज अबाउट 21 डिग्री। तो जो एवरेज स्लोप है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ईस्टर्न कोस्ट की तरफ वो कितना है, 21 डिग्री है। वेयर एज इट इज 10 डिग्री नियर कैप कैमोरीन। ठीक है, कैप कैमोरीन के पास कितना है, 10 डिग्री, मीन्स जो कन्याकुमारी है ये वाला टिप, कन्याकुमारी वाला टिप यहाँ पर कितना है 10 डिग्री एंड 1 डिग्री नियर गल्फ ऑफ कैम्बे, जो ये गुजरात में गल्फ खंबात की खाड़ी है, गल्फ ऑफ कैम्बे बोला जा, इसे गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंबात दोनों नाम से जाना जाता है। वहाँ पर सिर्फ कितना है 1 डिग्री है। ठीक है, कितना स्लोप है 1 डिग्री। तो याद रखना ईस्ट कोस्ट में कितना 21 डिग्री, गल्फ कैप कैमोरीन 10 डिग्री एंड गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंबात 1 डिग्री स्लोप है।
कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स ऑफ इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड डिफरेंटली, ठीक है, ये हमने बताया है कि कैसे कैसे बनता है, 4 पॉइंट में बताया। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ गंगा एंड अबव मेंशन्ड रिवर हैव बीन फॉर्म्ड थ्रू डेल्टा फॉर्मेशन। तो जो गंगा और इसके अलावा जो रिवर्स बताई हमने, कावेरी, कृष्ण, गोदावरी, इनका कैसे बना है, डेल्टा फॉर्मेशन की वजह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जो मिदीनापुर से मदुरा तक है वो कैसा है, सेडिमेंट के जमा होने से। अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप ये कोरल रीफ की वजह से, और वेस्टर्न कोस्ट का फोल्टिंग की वजह से। चारों याद रखने हैं किस एरिया में कैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण हुआ है। तो ये था कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। अब देखते हैं हम कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में। कॉन्टिनेंटल स्लोप वो पार्ट है, देखिए ये हमने बताया था कि कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है, कॉन्टिनेंट प्लेट है एक तरह से। अब यहाँ पर हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ बताया था। फिर तीव्र ढलान आता है एक, जो तीव्र ढलान आता है उसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद हमें देखने को मिलता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। इट वॉज द पार्ट या इट इज द पार्ट, वॉज भी लगा, इट इज द पार्ट है ये, क्योंकि अभी भी देखने को मिलता है। इट इज द पार्ट ऑफ शेल्फ which has been eroded by the marine abrasion continuously, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इरोजन देखने को मिलता है, मैरीन इरोजन अंडर द सरफेस ऑफ द सी वेयर सेडिमेंट्स आर रोलिंग डाउन एंड कलेक्टिंग एट द फुटिल। यहाँ पर सेडिमेंट्स भी नहीं रुक पाता है क्योंकि तीव्र ढलान है, तो तीव्र ढलान की वजह से सेडिमेंट यहाँ पर काटता रहता है और नीचे फुटिल्स में जमा हो जाता है। इसका जो स्लोप है कितना है, 5 से 7 डिग्री, एंड कहीं कहीं पर 10 से 60 डिग्री भी स्लोप देखने को मिलता है। कैसा फीचर्स है, दे आर इरोजनल सरफेस, ठीक है, इरोजन की वजह से बनता है। इरोजनल सरफेस सबमर्ज्ड एट द वाटर बाय द स्टीपर स्लोप, ठीक है। कैसा है ये, इरोजन की वजह से बनता है, ये ध्यान रखना है। जो यहाँ पर मैरीन इरोजन है वो काम करता है। They could have thickest deposit of the sediment, but sediments are rolling down and less species are found here. सीधी सी बात है, यहाँ पर ना तो सेडिमेंट रुक पाता, ठीक है, वो रोलिंग डाउन हो जाता, नीचे की तरफ चला जाता है। जब इतना तीव्र ढलान है तो कैसे रुक पाएगा, वो सेडिमेंट नीचे जमा हो जाता है और यहाँ पर स्पीसीज भी नहीं देखने को मिलती। एक तो ये कौन सा एरिया है, यहाँ पर सनलाइट भी कम देखने को मिलती है और स्पीसीज इस नहीं पाई जाती। टोटल एरिया है तो कितना परसेंट स्लोप के अंडर में आता है, 8.5%। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का कितना था, 8.6%। जो ओशियन का टोटल एरिया उसका 8.6% कॉन्टिनेंटल शेल्फ, 8.5% कॉन्टिनेंटल स्लोप देखने को मिलता है। डेप्थ वेरी करती है 200 मीटर से 2000 मीटर तक, ठीक है। ये किसके बारे में था, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में था। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करना, जो मेंस लिखना चाहते हैं। बैंक्स और सोल में क्या डिफरेंस है, जो यूपीपीसीएस देना चाहते हैं यूपीएससी में, तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। डिस्क्राइब अबाउट सेकेंडरी फीचर ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ के सेकेंडरी फीचर जो सोल हैं, बैंक्स हैं। कोरल रीफ आर द सेकेंडरी फीचर ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कमेंट करना है कैसे बनते हैं इसके बारे में। अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो इन 3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखते हैं कॉन्टिनेंटल राइज के बारे में। कॉन्टिनेंटल स्लोप कैसा था, इरोजनल था, इरोजनल फीचर था क्योंकि वहाँ पर इरोजन ज़्यादा काम करता था। अब इसके नीचे जस्ट जैसे ये डायग्राम था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ फिर स्लोप। अब यहाँ पर कॉन्टिनेंट सेडिमेंट यहाँ जमा होगा, सेडिमेंट जमा होगा क्योंकि स्लोप पर तो रुक नहीं पाता था, यहाँ जमा होगा तो राइज बना देगा, कॉन्टिनेंटल राइज। तो ये कैसा फीचर है, डिपोजिशनल। यहाँ पर क्या काम कर रहा है, डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, इस वजह से ये बनता है। तो दे आर डिपोजिशनल फीचर फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंट्स ब्रोट बाय द स्लोप ड्यू टू मैरीन एब्रेशन। जो यहाँ पर क्या है, इरोजन होता था, वो पार्ट जो सेडिमेंट है वो नीचे जमा हो जाता है और किसका रूप ले लेता है, कॉन्टिनेंटल राइज का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऊपर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, फिर स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल राइज। इसकी एवरेज डेप्थ कितनी होती है, 3000 से 4000 मीटर तक, क्योंकि स्लोप के भी तलहटी में ये देखने को मिलता है। सच प्लेसेस आर फाउंड टू बी हाईली एलिवेटेड एंड राइजिंग अप टू 2 से 3 किलोमीटर फ्रॉम द सी फ्लोर।
कहीं कहीं पर ये इतना ऊंचाई पर हो जाता है कि सी फ्लोर से भी ऊपर निकल जाता है, सी फ्लोर से भी ऊपर आ जाता है। दे आर द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। एक तरह से ट्रांजिशनल जोन होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट का। मीन से यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो उसका एंड होता है और जो ओशियनिक क्रस्ट है वो शुरू होती है। तो एक तरह से ट्रांजिशनल जोन होता है जो ये कॉन्टिनेंटल राइज होता है। ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है, ये ट्रांजिशनल जोन है। ट्रेंच क्या होती है? डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, ठीक है। सबसे डीपेस्ट कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, ये ध्यान रखना है। डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच। डीपेस्ट पार्ट होता है ओशियन का। एवरेज डेप्थ कितनी होती है? अराउंड 60,000 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। समटाइम ट्रेंचेज आर मच डीपर, दे विल बी टर्म्ड एज डीप वेयर एवरेज डेप्थ इज 10,000 मीटर। तो जब ट्रेंचेज ज़्यादा ही डीपर होती है उनको डीप का नाम दे दिया जाता है। मैरीन ट्रेंच सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, इसकी डेप्थ कितनी है? 11,033 मीटर है। इसको चैलेंजर डीप भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है चैलेंजर डीप, ये मैरियाना ट्रेंच। ट्रेंचेस आर द जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एक तरह से ये जोन होता है कन्वर्जेंस का, जो ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच का। दे आर ऑल्सो नोन एज सेडिमेंटल क्रस्ट, इसको सेडिमेंटल क्रस्ट भी बोलते हैं। ट्रेंचेस आर द साइड ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है, ये किसकी साइड होती है? माउंटेन बिल्डिंग की, बिकॉज सेडिमेंट्री डिपोजिशन टेक प्लेस एंड कन्वर्टिंग इनटू द फोल्ड माउंटेन। हमने आपको जब माउंटेन के बारे में बताया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वहाँ पर बताया था जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो यहाँ पर सेडिमेंट जमा होता है, सेडिमेंट जमा होता है, तो सेडिमेंट जमा होगा, देखिए यहाँ तो ट्रेंच बन जाएगा, ठीक है, ये ट्रेंच है, सेडिमेंट जमा होता है, जब दोनों तरफ से प्रेशर लगता है तो फोल्ड माउंटेन भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, फोल्ड माउंटेन भी देखने को मिल जाते हैं। ट्रेंचेस आर द जोन ऑफ हाई सिस्मिसिटी ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट्स। तो यहाँ पर भूकंप भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि दोनों प्लेट यहाँ पर कन्वर्जेंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एबिसल प्लेन या एबिसल फ्लोर। 80% एरिया यही कवर करता है। जो ओशियन का 80% एरिया है वो किसके अंडर में आता है? ओशियन एबिसल प्लेन या एबिसल फ्लोर, ठीक है। मोस्ट वाइड स्प्रेड रीजन ऑफ ओशियन ऑक्यूपाइज मोर देन 80% ऑफ द एरिया ऑफ द सी विच इज फ्लैट एंड कंसिस्ट ऑफ थिक डिपोजिशन ऑफ रेमनेंट्स ऑफ डेड मैरीन ऑर्गेनिज्म विच आर मडी इन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो एबिसल प्लेन है 80% एरिया कवर करता है। यहाँ पर क्या है? डिपोजिशन होता है, जो मर जाते हैं रेमनेंट्स, यहाँ पर डेड मैरीन ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सच प्लेन्स आर हैविंग द डेप्थ ऑफ 5,000 से 6,000 तक इसकी डेप्थ एवरेज डेप्थ है। ओवर सच प्लेन्स और द सी फ्लोर देयर कुड बी वेरियस अदर लैंडफॉर्म्स लाइक मिड ओशियनिक रिज देखने को मिलती है, सी माउंट्स देखने को मिलते हैं, गियोट्स देखने को मिल जाते हैं, विच आर कंबाइंडली नोन एज एबिसल हिल्स, जिनको एबिसल हिल्स भी बोलते हैं। एंड 5 से 6% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द ओशियन जो एबिसल हिल के अंडर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है मिड ओशियनिक रिज, ठीक है। मिड ओशियनिक रिज ये कहाँ पाई जाती है? ये भी जो एबिसल प्लेन है वहाँ देखने को मिलती है। वोल्केनिक इन नेचर, वोल्केनिक नेचर की होती है, जब वोल्केनो इरप्शन होता है, वोल्केनो इरप्शन, तो यहाँ पर पानी के अंदर वोल्केनो इरप्शन होता है। अब जो लावा है वो ठंडा हो जाता है पानी के अंदर, तो रूप ले लेता है किसका? एक रिज का ले लेता है। जब अटलांटिक ओशियन पढ़ाएंगे वहाँ पर बताएंगे कैसे रिज बनी है। Formed due to sea floor spreading of the sea floor due to tensional forces। अब एक प्लेट देखिए इधर की तरफ मूव की है, ठीक है, एक तरफ इधर मूव और एक प्लेट इधर की तरफ मूव, तो बीच में क्या है? फोल्ट आया, फोल्ट यहाँ पर क्या है? वोल्केनिक इरप्शन आया और फिर सेडिमेंट जमा हुआ, सेडिमेंट जमा हुआ, फिर यहाँ पर जो लावा है वो लावा क्या है? ठंडा हो गया, ठंडा होने से किसका रूप ले लेता है? ओशियनिक रिज का, ठीक है, इसको मिड ओशियनिक रिज बोला जाता है। द अपर पार्ट ऑफ रिज हैविंग बाल्टिक रॉक्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द रिज हैविंग गैब्रो।
तो ऊपर का जो ऊपरी पार्ट होता है रिज का वो बसाल्टिक रॉक्स का होता है, और जो नीचे का पार्ट है गैब्रो का ये होता है। ठीक है, बसाल्टिक लावा जो बसाल्टिक रॉक है वो क्या है, ज़्यादा मतलब इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। मिड ओशियनिक रिज आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द मिडिल वेयर ड्रिफ्ट वैलीज आर फाउंड। ठीक है, ये मिडिल में बनती है और इसके बाद ड्रिफ्ट करती है। हाइट ऑफ द रिज 2 से 3 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है अबव सी सरफेस। समटाइम्स दे आर टचिंग सी लेवल एंड हजार्डियस फॉर शिपिंग। ठीक है, सी लेवल सी सरफेस से 2 से 3 किलोमीटर होती है, कभी कभी ये सी लेवल तक को भी टच करती है, जो कि शिपिंग के लिए हजार्डियस होती है क्योंकि इससे टकराने का खतरा होता है। समटाइम्स अक्रॉस द लैंड सी लैंड इट बिकम्स आइलैंड। अब जब ऊपर निकल गई सी लेवल से तो वो किसका रूप ले लेती है, आइलैंड का रूप ले लेती है। इसको हम आइलैंड बोल देते हैं। ठीक है, आइसलैंड विच इज आल्सो वोल्केनिक नेचर। जो आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड कहाँ पर है, ग्रीनलैंड और यूरोप के बीच में। तो ये जो ग्रीनलैंड और यूरोप का मेन पार्ट है उसके बीच में है आइसलैंड, वो भी वोल्केनिक नेचर का ही है। किस में आता है ये, अटलांटिक, जो अटलांटिक ओशियन है इसके अंडर में आता है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन के बीच में है। सी माउंट ये भी वोल्केनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड आइदर ड्यू टू इरप्शन ऑफ मैग्मा फ्रॉम सम अदर रीजन एंड ड्यू टू बाइफर्केशन ऑफ मिड ओशियनिक रिज इन आइदर डायरेक्शन। तो ये वोल्केनिक इरप्शन के होते हैं या मिड ओशियनिक रिज के टूटने से ये बनते हैं सी माउंट्स। हाइट कितनी होती है इनकी, 1 किलोमीटर तक होती है सी फ्लोर से। ग्योट्स ये एक तरह के प्लेटी होते हैं, फ्लैट टॉप होता है। ग्योट्स आर इरोजन फीचर ड्यू टू सबमरीन करंट विच इज फ्लैटेंड फ्रॉम द टॉप एंड वाइडनिंग टुवर्ड द बेस। मतलब इस तरह के होते हैं, फ्लैट टॉप होता है इनका, फ्लैट टॉप होता है। इनको ग्योट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्योट्स बोला जाता है, क्योंकि जो ये पार्ट था, ये चोटी थी, ये क्या है, इरोजन हो जाती है। ठीक है, इरोड हो जाती है और फ्लैट टॉप हो जाता है, तो इसको ग्योट बोलते हैं। हाइट 500 से 700 मीटर तक होती है इनकी। स्मॉलर सी माउंट्स आर नोन एज सी नॉल्स। जो छोटे सी माउंट्स होते हैं उनको सी नॉल्स बोलते हैं, जिनकी क्या है, हाइट होती है 200 से 300 मीटर तक। बेसिन क्या होता है, डीपर पार्ट ऑफ सी फ्लोर आर नोन एज बेसिन हुज डेप्थ इज मोर देन 600 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, बेसिन बोला जाता है इस तरह से, जो सी फ्लोर में जो पार्ट नीचे धंसा हुआ होता है, जिसकी डेप्थ 600 मीटर से ज़्यादा होती है, उसको बेसिन बोला जाता है। अब प्राइमरी फीचर्स में हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखा, स्लोप देखा, ट्रेंचेस देखे, कॉन्टिनेंटल राइज देखी, एबिसल प्लेन देखे, और सेकेंडरी में हमने क्या क्या देखे, बैंक्स देखे। बैंक्स, सोल्स, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पार्ट था। सबमरीन चैनल्स, बेसिन्स, कोरल्स, एंड इसके बाद सी माउंट्स, मिड ओशियनिक रिज एंड ग्योट्स, ये क्या है, सेकेंडरी फीचर्स थे। तो आज के क्लास में हमने बेसिकली जितने भी फीचर्स हैं इनके बारे में पढ़ा। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सबमरीन कैनियंस के बारे में। एक बड़ा टॉपिक है, सबमरीन कैनियन कैसे बनते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास रहेगा। इस क्लास में इतना ही, तब तक रिवाइज करते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।